हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द प्राइस ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू द जॉब एट हैंड। यानी कि सफलता हासिल करने के लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस पर आप मेहनत कीजिए और उसको पूरे डेडिकेशन से, पूरी इच्छा शक्ति से, सारा ध्यान उसी के ऊपर लगा के कीजिए तो आपको ज़रूर उस काम में और अपने जीवन में सफलता हासिल होगी। अगर ये मंत्र आपने पकड़ लिया, ये आपका लाइफ का मोटो बन गया तो आप आगे सफल ही होते जाएंगे। ठीक है, तो हम भी जो काम हमारे हाथ में है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रैक्टिस एक्सरसाइज का, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं और करते हैं आज का सेशन स्टार्ट फॉर एसएससी सीजीएल 2024। सुप्रीम कोर्ट मेक्स अ केस अगेंस्ट प्री ट्रायल रिस्ट्रेन ऑन जर्नलिस्टिक कंटेंट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मेक्स अ केस, अब मेक्स अ केस का मतलब होता है कि कोई मामला बनाना, कुछ तर्क देना या किसी चीज को जस्टिफाई करना। तो उन्होंने प्री ट्रायल यानी कि ट्रायल से पहले कोई भी रिस्ट्रेनमेंट ऑर्डर, रिस्ट्रेन करना मतलब रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना, कोई भी जर्नलिस्टिक कंटेंट क्या हो गया, जो जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है, कोई खोजबीन करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसके ऊपर ट्रायल से पहले कोई भी रोक लगाने के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपना तर्क दिया है। The restatement of basic principles of law is always welcome। restatement मतलब दोबारा दोहराना, किसी चीज को स्पष्टीकरण करना, दोबारा क्लैरिफाई करना। कोई भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कानून के, बेसिक कुछ नियम हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पे कानून बना हुआ है, उनको अगर दोबारा दोहराया जाए, उनको अगर क्लैरिफाई किया जाए तो ये हमेशा स्वागत करने योग्य होता है, हमेशा स्वागत किया जाता है इन चीजों का। Especially if there are judicial orders that seem to ignore them। खास तौर पे तब जब ऐसे कुछ कानूनी ऑर्डर्स हों जो कि इन बेसिक प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर रहे हों, यानी कि नजरअंदाज कर रहे हों, उनकी अनदेखी कर रहे हों। देखो जो कानूनी प्रक्रिया है, न्यायपालिका है, उसका जो बेसिक उद्देश्य है वो कोई भी गलत हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई आम जनता हो, कोई पदाधिकारी हो, कोई बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, सबकी नजर में वो समान देख के जिसकी गलती है उसको दंडित करेंगे। लेकिन उसके लिए उनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे, कोई सिद्धांत होंगे जिनके बेसिस के ऊपर वो सारे ये काम कर रहे होंगे, राइट। लेकिन अगर कोई ऐसा जुडिशियल फैसला सामने आता है जिसमें इन नियमों की, इन बेसिक प्रिंसिपल की जो मूलाधार है उनकी नजरअंदाजी की जाए, अनदेखी की जाए, तो उनको दोबारा याद कराना कोई गलत बात तो है नहीं, वो तो हमेशा स्वागत करने योग्य होगा। द सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट ऑर्डर कॉशनिंग कोर्ट्स, कॉशनिंग मतलब किसी को चेतावनी देना, तो बोल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट ऑर्डर है जिसमें वो एक सावधान कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं बाकी कोर्ट्स को, अगेंस्ट, विरोध में, किसके विपरीत, ग्रांटिंग प्री ट्रायल इंजक्शंस मतलब ऑर्डर देना, ठीक है। तो ट्रायल से पहले कोई ऑर्डर देने को वो परहेज करने के लिए बोल रहे हैं, उनके अगेंस्ट उनको वार्निंग दे रहे हैं। अगेंस्ट द मीडिया इन सिविल सूट्स मतलब कोई भी डिफेमेशन वगैरह के केसेस होंगे, ठीक है, उनमें किसी भी मीडिया हाउस के अगेंस्ट में आप ट्रायल से पहले अगर कुछ रोक के आदेश देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट में उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं करना है। फॉर डिफेमेशन इज अ रिमाइंडर, और ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है तो ये एक याद दिलाता है, रिमाइंडर है, दैट सच ऑर्डर्स कुड हैव सीवियर रेमिफिकेशंस, कि ऐसे ऑर्डर्स, कैसे ऑर्डर्स, जो ट्रायल से पहले ही आप कुछ रोकथाम लगा रहे हैं, स्टे लगा रहे हैं किसी चीज के ऊपर, ऐसे ऑर्डर्स जो हैं वो रिजल्ट करेंगे, रेमिफिकेशन मतलब रिजल्ट करेंगे, इनका रिजल्ट क्या होगा, सीवियर रेमिफिकेशन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमारा अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसका इसमें बहुत ज्यादा हनन होगा, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होंगे, एंड मे इम्पेयर द पब्लिक्स राइट टू नो, और ये क्या कर सकता है, कमजोर कर सकता है। इम्पेयर मतलब कमजोर करना, किसको, जनता का जो अधिकार है, उनके पास अधिकार है जानने का, हमारे पास अधिकार है जानने का, तभी तो हमें आरटीआई एक्ट लाया गया हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार है, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। तो इसीलिए जो ये
अगर ऐसे ऑर्डर्स आएंगे जो ऐसे जर्नलिस्ट हाउस के ऊपर कोई भी ट्रायल से पहले ही स्टे लगा देंगे तो जनता के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति है उसको पता चल गया अरे बाबा मेरे अगेंस्ट में कोई स्टिंग ऑपरेशन हुआ है और मैंने उसमें कुछ गलत चीजें बोली हैं, अब अगर ये पब्लिक के सामने आ जाएगा तो मेरी बदनामी होगी, मेरा डिफेमेशन हो जाएगा, मेरी बदनामी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो जनता से भी जुड़ी हुई है, तो जनता के पास तो अधिकार है ना, हमारा किसी चीज का हनन हो रहा होगा, हमारे लिए कुछ नुकसान कर रहे होंगे, राइट, तो वो चीज जानने का हमारा अधिकार है। और अगर कोर्ट में चला जाता है वो बंदा कि भाई ऐसे ऐसे मेरा स्टिंग ऑपरेशन करा या ऐसे ऐसे इन लोगों ने झूठी मूठी मेरे से इन्फॉर्मेशन निकाल ली और मेरा बदनामी हो जाएगी, इस डर से अगर कोर्ट बोलता है कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए और उस मीडिया हाउस को बोलता है कि भाई आप तुम ना इसको हाइड करके रखो, तो क्या ये सही है? नहीं ना। हम लोगों के पास अधिकार है जानने का कि भाई क्या छुपाना चाह रहे हैं, ऐसा क्या था जो आप हमसे छुपाना चाह रहे हैं, राइट। तो वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि आम जनता का राइट टू नो जो है उसका हनन है और मीडिया हाउसेस का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो एक्सप्रेशन है, अधिकार है, उसका हनन है। दो चीजों का हनन बता दिया। ग्रांटिंग इंटरिम इंजंक्शंस, अगर अंतरिम उनको रोक लगानी है, अंतरिम को रोक लगानी है बिफोर द ट्रायल कमेंसेस, ट्रायल्स के शुरुआत होने से पहले ही, इन अ कैवलियर मैनर, बड़े ही चालाक तरीके से, बड़े ही क्रूर तरीके से ये क्या करता है, लापरवाह तरीके से, रिजल्ट्स इन स्टिफलिंग ऑफ पब्लिक डिबेट, ये क्या करेगा, स्टिफलिंग मतलब दमन कर देगा, दहन कर देगा, सप्रेस कर देगा। किस चीज को सप्रेस करेगा? पब्लिक डिबेट को। क्योंकि देखो अगर किसी चीज के प्रोज एंड कॉन्स आपको पता है, ठीक है, आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तभी आप उसके ऊपर अपना ओपिनियन बना सकते हैं। आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, आप अपना ओपिनियन कैसे बनाएंगे? फिर तो आप वही चीज मानेंगे जो आपको दिखाई जा रही है, राइट। तो बोल रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से किसी ट्रायल होने से पहले ही अंतरिम रोक लगा देंगे तो वो क्या करेगा, वो पब्लिक डिबेट का हनन करेगा। द कोर्ट ऑब्जर्व, ये कोर्ट ने पाया, व्हाइल सेटिंग असाइड अ दिल्ली लोअर कोर्ट ऑर्डर, उन्होंने क्या किया, सेट असाइड करा, यानी कि रद्द करा एक दिल्ली के एक लोअर कोर्ट के ऑर्डर को, जो क्या करता है, ऑल्सो कन्फर्म बाय दिल्ली हाईकोर्ट, जिसको दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कन्फर्म करा, दैट डायरेक्टेड, जिसमें आदेश दिया गया न्यूज आउटलेट ब्लूमबर्ग को, न्यूज आउटलेट ब्लूमबर्ग है उसको आदेश दिया गया टू टेक डाउन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल उन्होंने छापा था किसके अगेंस्ट में, कंसर्निंग जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिसका टॉपिक क्या था, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड एक कंपनी है, वो इसका टॉपिक था। उसके ऊपर इन्होंने कुछ खोजीकारी पत्रकारिता की होगी और उसके ऊपर इन्होंने आर्टिकल लिखा होगा, तो इन्होंने जो ये दिल्ली लोअर कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको आदेश दिया कि आप ये आर्टिकल हटा दो विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, फॉर बीइंग अलेजेडली डिफेमेटरी, क्योंकि कथित तौर पे ये जो आर्टिकल था ये डिफेमेटरी यानी कि जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला था, ये ऐसा जी एंटरटेनमेंट का कहना था। इसलिए कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे तो आप हटा दो। हो सकता है वो हमसे जुड़ा हुआ कुछ मामला हो सकता है कि हमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ये एंटरटेनमेंट हाउसेस, उसके रिलेटेड कुछ मामला हो, राइट। लेकिन कोर्ट के आदेश से अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं। The brief order has not only reiterated the standard threefold test for granting interim injunction इन जनरल, बोल रहे हैं तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का छोटा सा आदेश आया है ये दोबारा दोहराता है। किस चीज को दोहराता है? एक 3 लेयर का टेस्ट है। अगर कोई भी अंतरिम रोक देनी है, अंतरिम स्टे लगाना है आमतौर पे भी, तो उसमें 3 यानी कि 3 लेयर का एक टेस्ट है। बट रिमाइंडेड द जुडिशियल ऑफिसर्स, और जुडिशियल ऑफिसर्स को भी ये याद दिला दिया दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ प्रोटेक्टिंग जर्नलिस्टिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड, कि जो संवैधानिक अधिकार है जर्नलिस्ट एक्सप्रेशन को बचाने का, उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको भी आप अंडरस्टेट नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। When it comes to cases against the media, जब ये बात आती है मीडिया हाउसेस के अगेंस्ट में केसेस के लिए, तब आप उनका जो अधिकार है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, आप उसको भी हनन नहीं कर सकते, उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। The admonition against courts mechanically applying the 3 limbs of test, admonition मतलब चेतावनी, जो चेतावनी दी गई है कोर्ट्स को क्या करने के लिए कि भाई आपको
3 लिम्स ऑफ टेस्ट, 3 लिम्स मतलब 3 अंग हैं इस टेस्ट के, बोले 3 लेयर्स हैं, कुछ उनके बेसिस पे आप अंतरिम जो रोक है वो दे सकते हैं। अगर वो 3 लेयर टेस्ट पास करता है तभी आप अंतरिम रोक दे सकते हैं, अदरवाइज आपको ट्रायल के थ्रू ही उसको अंतरिम रोक देनी पड़ेगी। तो बोल रहे हैं कि वो 3 लेयर्स ऑफ टेस्ट क्या हैं, वो 3 अंग क्या हैं। वेदर देयर इज अ प्राइमा फेसी केस, प्राइमा फेसी मतलब जो प्रथम दृष्टया अपेरेंट है, पहली नजर में समझ में आ रहा है कि हाँ जी यहाँ पे सच में जो है छवि खराब हो रही है, ठीक है, या ऐसा कुछ केस बन रहा है जिसमें कुछ गलत हो रहा है, तो हम यहाँ पे अंतरिम रोक लगा सकते हैं कि वेदर देयर इज अ प्राइमा फेसी केस, यानी कि प्रथम दृष्टि में समझ में आ रहा है कि वो केस जो है वो गलत है, तो उस पर रोक लगा सकते हैं। Whether the balance of convenience is in favor of an interim restraint, जहां पे कोई ऐसा बैलेंस बनाया गया है कि भाई हमारे लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट है, और वो जो फेवर में किसके गया, रिस्ट्रेन के, अंतरिम रोक के फेवर में गया, तो उस केस में आप कर सकते हैं। एंड लास्टली वेदर नॉट ग्रांटिंग इट विल कॉज इररिपेरेबल लॉस और हार्म टू द प्लांटिफ। प्लांटिफ कौन होता है, जो याचिका करता होता है, पिटिशनर होता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अगर हम ये नहीं देते हैं, अंतरिम रोक नहीं लगाते हैं, तो क्या इससे कोई इररिपेरेबल यानी कि जिसको बाद में हम सही नहीं कर सकते, सुधार नहीं सकते, ऐसा कुछ लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ हार्म हो जाएगा याचिकाकर्ता को, तो उस केस में आप ये दे सकते हो, अंतरिम याचिका दे सकते हो, अंतरिम रोक दे सकते हो। बाय मेयरली रिकॉर्डिंग दीज that these grounds have been satisfied is quite opposite, बोल रहे हैं अब केवल इन्हीं आधार पे अगर हम ये रिकॉर्ड कर लें कि हाँ भाई हम अंतरिम दे सकते हैं, या अदालत अंतरिम रोक दे सकते हैं, नहीं दे सकते, यही काफी सही रहेगा। काफी अपोजिट का मतलब होता है काफी सही रहना उन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। The courts granting an injunction are also expected to record reasons by analyzing the facts। तो बोल रहे हैं कि अगर कोर्ट कोई भी अंतरिम याचिका, अंतरिम स्टे लगाता है, तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कारण भी उसके जानेगा, कारण भी उसके रिकॉर्ड करेगा कि भाई किन कारणों से ये अंतरिम रोक जो है वो लगाई जा रही है, और इनको एनालाइज करके ही तथ्य जांच कर ही उसके बाद में वो आगे एक्शन लेगा। However, it is with unfortunate frequency that one hears of 3 kinds of judicial orders that place questionable curbs on journalistic publications। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, दुखद है कि बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा तेजी से, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में हम लोग इन 3 तरीके के जजमेंट सुनते हैं, जुडिशियल ऑर्डर सुनते हैं, जो कि अक्सर क्या होते हैं, प्लेस क्वेश्चनेबल कर्व्स लगाते हैं। क्वेश्चनेबल मतलब जिनको आप चैलेंज कर सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ जी ये तो सही नहीं हुआ, ऐसा क्यों कर दिया, तो ऐसी रोक लगा दी जाती है जर्नलिस्टिक पब्लिकेशन के ऊपर। आउटराइट, पहला क्या है, आउटराइट गैग ऑर्डर्स बैनिंग एनी पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू केसेस बीइंग हर्ड बाय द कोर्ट। तो आउटराइट मतलब कंप्लीट, गैग ऑर्डर्स मतलब चुप रहने का आदेश, पूरी तरीके से चुप रहने का आदेश, जो कि किसको दिया जाता है, पब्लिकेशंस को, मीडिया हाउसेस को, किसी भी केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में जिसके ऊपर अभी सुनवाई चल रही है, ठीक है, उस केस से रिलेटेड कोर्ट में किसी केस की सुनवाई चल रही है, उस केस के रिलेटेड मीडिया हाउसेस को बोल देते हैं कि बाहर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकलनी चाहिए। ये पहला केस हो गया। ऑमनिबस प्रायर रिस्ट्रेन ऑर्डर्स अगेंस्ट ऑल मीडिया हाउसेस बेस्ड ऑन अ प्लांटिफ्स फियर दैट अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट मे बी रिपीटेड बाय अदर्स। एंड दूसरा है कि एक ओवरऑल जो है रिस्ट्रेन ऑर्डर ले लिया जाता है किसी भी व्यक्ति द्वारा जिस सभी मीडिया हाउसेस के अगेंस्ट में, किस डर से, जो याचिका करता है उनके सिर्फ इस डर से कि भाई ये अगर बाहर आ गई इंफॉर्मेशन तो मेरा जो है डिफेमेशन हो जाएगा, मेरा जो है मानहानि हो जाएगी, मेरा जो है जो जितना मेरा फेम है वो खराब हो जाएगा। केवल इस डर से वो उनको रिस्ट्रेन ऑर्डर मिल जाता है। एंड फाइनली और अंततः तीसरा कौन सा है, प्री ट्रायल ऑर्डर्स टू स्पेसिफिक मीडिया हाउसेस टू टेक डाउन एन आर्टिकल एंड रिफ्रेन फ्रॉम फर्दर पब्लिकेशन। और ट्रायल से पहले ही कुछ पर्टिकुलर मीडिया हाउसेस को उनके कुछ आर्टिकल, चुनिंदा आर्टिकल्स को नीचे उतारने का, यानी कि टेक डाउन करने का, मतलब हटाने का आदेश दे दिया जाता है,
और वो भी ट्रायल से पहले, और उनको बोला जाता है कि आप ऐसा कुछ और पब्लिश भी नहीं करेंगे आगे। इन 3 तरह के केसेस में हम लोग जो है इंटरिम ये फैसले देख रहे हैं, इंटरिम ऑर्डर्स देख रहे हैं। Such orders will not be possible unless one ignores the common law principle in Bernard and versus Perryman। एक कोई केस होगा Bernard वर्सेस पेरीमैन का, बोल रहे हैं कि ऐसे कोई भी ऑर्डर्स हैं वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि एक कॉमन लॉ प्रिंसिपल जो कि इस केस में सेट किया गया उसको इग्नोर ना कर दिया जाए। विच लेज डाउन द स्टैंडर्ड, जो कि एक आधार बनाता है, निर्धारित करता है एक स्टैंडर्ड। क्या स्टैंडर्ड है? दैट देयर कैन बी एन इंजंक्शन इन अ डिफेमेशन सूट ओनली इफ द कोर्ट फील्स that the content is defamatory and that there can be no way the publication can be justified during trial। बोल रहे हैं कि अगर केवल और केवल कब ये इंजंक्शंस लगाए जा सकते हैं, रोक लगाई जा सकती है अंतरिम, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई जो कंटेंट है वो वाकई ही डिफेमेटरी है, उसमें कुछ ऐसा तथ्य नहीं है, वो केवल डिफेमेटरी है और ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि इसके पब्लिकेशन को जनता के बीच में इसको जाहिर करने को जस्टिफाई किया जा सके ट्रायल के दौरान में भी। फॉर इंस्टेंस बाय प्लीडिंग द डिफेंस ऑफ ट्रूथ एंड पब्लिक इंटरेस्ट। बोल रहे हैं कि उदाहरण के तौर पे अगर हम ये दलील दें कि भाई ये ट्रुथ के डिफेंस में है, सच्चाई हम बाहर लाना चाहते हैं उसके लिए है, या फिर पब्लिक हित में है, तो ये तथ्य जो है केवल ऐसे कुछ तथ्य हैं जो इसको वैलिड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी चीजें हैं जो इनको वैलिड नहीं कर सकती। कि भाई डिफेमेशन है, हम सच्चाई बाहर लाना चाहते हैं, आप दूसरे को खराब करके क्यों सच्चाई बाहर लाना चाहते हो, ठीक है, उनका डिफेमेशन करके क्यों सच्चाई बाहर लाना चाहते हो। तो अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई में डिफेमेशन हो रहा है तभी वो इस तरीके के इंजंक्शंस दे सकता है, अदरवाइज वो नहीं दे सकता। The latest order also contains a reminder that those with influence and economic power can resort to slap। बोल रहे हैं कि जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है वो ये भी याद दिलाता है कि जिन लोगों के पास पावर होगी, जिन लोगों के पास इन्फ्लुएंस होगा, इकोनॉमिक पावर होगी, वो क्या कर सकते हैं, रिजॉर्ट, सहारा ले सकते हैं स्लैप का। स्लैप क्या है? स्लैप एक अलग तरीके का कुछ लॉ है, स्ट्रैटेजिक लिटिगेशन लॉसूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, इस लॉ का वो सहारा ले सकते हैं। अ टैक्टिक, एक ऐसा जरिया जिसका ऑफन, अक्सर इस्तेमाल होता है, ऑफन यूज्ड, अक्सर इस्तेमाल होता है। तो स्टिफल मतलब कमजोर करना पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड कंपनीज। किसी भी कंपनी के, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, हमारी कंपनी को जनता ज्यादा बदनाम ना करे, जनता में ज्यादा क्रिटिसाइज ना किया जाए, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा बात ना हो, उनको रोकने के लिए कंपनीज अक्सर इस टैक्टिक का इस्तेमाल करती हैं। The court has struck the right note when it warns that an early injunction। पूरे struck the right note मतलब क्या हुआ? एकदम सही बात बोली, कि कोर्ट ने बिल्कुल सही बात बोली जब उन्होंने ये चेतावनी दी कि आप शुरुआती दौर में ट्रायल से पहले ही अगर अंतरिम रोक लगाते हैं, इन व्हाट कुड बी अ प्रोलॉन्ग ट्रायल, वो भी ऐसे केसेस में जो बड़े लंबे ट्रायल चल सकते हैं, जिनके ऊपर एक्ट्स एज अ डेथ सेंटेंस। तो ये क्या है? एक डेथ सेंटेंस है, आप एक तरीके से डेथ पेनल्टी दे रहे हैं किसको? उस मटेरियल को, अगेंस्ट द मटेरियल टू बी पब्लिश, जिसको पब्लिश किया जाना है, उस इंफॉर्मेशन को जो सामने आनी चाहिए, आप उस इंफॉर्मेशन को खत्म कर रहे हैं, मार रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो कोर्ट ने अगर ये ऑर्डर दिया है कि भाई आपको सोच विचार करके ही आगे कुछ फैसला लेना है, अंतरिम रोक लगानी है, अगर आप उसको नहीं सोच विचार करके, बिना बस ये सोच के कि अगले बंदे का नाम खराब हो जाएगा, सिर्फ ये सोच के आप रोकते हैं, तो वो उस इंफॉर्मेशन की हानि है, ठीक है, जो जनता के सामने आनी चाहिए थी। सो ये था पैसेज, आई होप आपको क्लियर होगा। इसकी समरी आपको बता देती हूँ। हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, ठीक है, कि भाई ट्रायल से पहले आप अंतरिम रोक मत लगाओ। किसको दिया है फैसला? सभी कोर्ट्स को दिया है, लोअर कोर्ट्स जो भी हैं इससे नीचे, उन सभी को उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि भाई आप ट्रायल से पहले क्यों आप अंतरिम रोक लगा रहे हैं, ट्रायल चलने दो, उसमें पता चल जाएगा कि कंटेंट डिफेमेटरी है या नहीं है। आप सिर्फ एक व्यक्ति, एक पावरफुल इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के डर की वजह से कि भाई मेरे शायद बदनामी हो जाएगी, इस डर की वजह से आप उस इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं आने देना चाह रहे, तो ये गलत है।
फिर उन्होंने कुछ केसेस के बारे में बताया कि अभी हुआ क्या है। एक्चुअली जी न्यूज एंटरटेनमेंट जो मीडिया हाउस है, उनका ब्लूमबर्ग में कुछ आर्टिकल आया था उनसे रिलेटेड, जो उनको लगा कि भाई ये जो है डिफेमेटरी है, और उसको हटा दिया। लोअर कोर्ट ने उनको, ब्लूमबर्ग को आदेश दिया कि भाई आप हटा दो, ठीक है। और फिर वही दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उसको रिस्ट्रेन कर दिया कि भाई हाँ जी आप हटा दो, निचली कोर्ट का फैसला जो बिल्कुल सही है। पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बोला कि नहीं भाई ऐसे नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन बाहर आनी चाहिए। आप सिर्फ उनके डर की वजह से, जो बड़े मीडिया हाउस ग्रुप हैं उनके डर की वजह से आप इन्फॉर्मेशन को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये जर्नलिस्ट के फ्रीडम ऑफ स्पीच और पब्लिक का राइट टू नो, इन दोनों अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ केसेस का सहारा लिया, उनके कुछ लॉज बताए कि भाई ये 3 प्रक्रियाएं अगर पूरी होती हैं तो आप अंतरिम रोक लगा सकते हैं ट्रायल से पहले। अगर ये 3 प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती हैं, ऐसे 3 केसेस नहीं बनते हैं, तो आप अंतरिम रोक नहीं लगा सकते। फिर उनने एक केस का, पेरीमैन वाले केस का सहारा लेते हुए बताया कि वहां पे कुछ बेसिक लॉज बताए गए हैं, स्थापित किए गए हैं, अगर उनको हम नजरअंदाज करें तभी हम इस अंतरिम रोक को लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो ये था पैसेज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के बीच में जो, और हमारा अधिकार जो आम जनता का राइट टू नो है, इसके बीच में एक बैलेंस बनाने की बात की गई है, ठीक है। सिर्फ डिफेमेशन के डर के बड़े बड़े, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो लोग वैसे भी बहुत सारे प्रोसेसेस अपनाते हैं ताकि उनकी बदनामी ना हो और उनका नाम बना रहे और उनकी मार्केट चलती रहे, तो उनको एक और अपर हैंड नहीं मिलना चाहिए। जनता के पास भी अधिकार है कि वो सच्चाई जान सके। What is the main theme of the passage? The economic influence of media companies. तो उनके इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात नहीं की गई। The Supreme Court's efforts to balance freedom of speech with defamation concerns. बिल्कुल करेक्ट है कि जर्नलिस्ट के पास भी अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और उसको डिफेमेशन की चिंता केवल डर की वजह से कि भाई हमारी बदनामी हो जाएगी, सिर्फ इस डर की वजह से हम उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक नहीं सकते। So ऑप्शन बी इज करेक्ट। What principle did the Supreme Court highlight as crucial when cautioning against pre-trial injunctions on media content? बोल रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि मीडिया कंटेंट को आप ट्रायल से पहले अगर अंतरिम रोक लगा रहे हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, किस चीज का ध्यान देना पड़ेगा अगर सिविल डिफेमेशन सूट फाइल हो रहा है तो। The importance of conducting a detailed investigation before making any judicial order. तो जब ट्रायल चला ही नहीं तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, राइट? ट्रायल के दौरान में ही काफी सारी चीजें पता चलती हैं। The necessity of preserving the freedom of speech and the public's right to know by avoiding unnecessary restraints. बिल्कुल करेक्ट है कि भाई आप गैर जरूरती अंतरिम रोक लगा के जो जनता का अधिकार है जानने का और जो जर्नलिस्ट का अधिकार है बोलने का, आप उसको रोक नहीं सकते, आपको उनको भी प्रिजर्व करना पड़ेगा। अगर आप किसी इंसान के, किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के केवल डर की वजह से ये चीजें रोक रहे हैं, दैट मीन्स हम आम जनता को कम समझते हैं, उस इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, राइट? तो जनता के फ्रीडम टू नो, राइट टू नो और जर्नलिस्ट का फ्रीडम टू स्पीच, आपको इन अधिकारों को भी प्रिजर्व करना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। According to the passage, according to the Supreme Court, what is flawed about courts mechanically applying the standard threefold test for granting interim injunctions against journalistic content? बोल रहे अगर threefold, जो 3 लेयर वाला जो एक टेस्ट है उसको लगाते हैं अब मैकेनिकली, यानी कि मैनुअली उसको लगाते हैं कोर्ट्स, तो उसमें क्या गलती होने के चांसेस है, क्या गलत है उसमें? तो it disregards the impact of such injunctions on the financial stability of media outlets. तो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या असर पड़ेगा उसकी बात तो नहीं करी, लेकिन वो इसमें जो एक पोटेंशियल डर है कि भाई जर्नलिस्ट का जो अधिकार है बोलने का उसको आप हनन कर रहे हैं और पब्लिक डिबेट को भी आप दमन कर रहे हैं, ये जरूर जाहिर होता है। It fails to consider the potential for such actions to encourage self-censorship among journalists. कि जर्नलिस्ट के अंदर में ये और ज्यादा सेल्फ सेंसरशिप की यार हमें ये नहीं करना चाहिए, फिर हमें बाद में रोक देंगे, तो ये चीज पैदा हो जाएगी, बल्कि ये तो गलत है ना? ये तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे जर्नलिस्ट तो अपना जर्नलिज्म करते रहेंगे, लेकिन हमें ध्यान देना है, कोर्ट को ध्यान देना है कि भाई हम उन्हें रोके ना। It overlooks the constitutional mandate of protecting journalistic expression by not thoroughly examining the facts.
बोल रहे हैं कि ये नजरअंदाज करता है जो संवैधानिक अधिकार है जर्नलिस्टिक एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने का, उसको ये हनन करता है, उसको ये नजरअंदाज करता है बाय नॉट थॉरली। कैसे नजरअंदाज करता है? क्योंकि ये थॉरली पूरी बारीकी से जांच नहीं करता तथ्यों की। ठीक है, अंतरिम रोक लगा दी, बारीकी से जांच नहीं होगी, आगे कुछ एक्शन नहीं होगा, तो बस फिर काम खत्म। अब वो बेचारा लेके बैठा रहे अपनी रिपोर्ट, उसमें आगे कोई जांच पड़ताल होनी नहीं है और वो कंपनी धड़ल्ले से चलती रहेगी। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following best describes the Supreme Court's stance on pre-trial injunctions against journalistic content according to the passage? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है प्री ट्रायल इंजंक्शंस के प्रति जर्नलिस्टिक कंटेंट के अगेंस्ट वो क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का रुख बड़ा साफ है, वो बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उनके अधिकार को। द सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट्स द यूज ऑफ प्री ट्रायल इंजंक्शंस, बिल्कुल नहीं, वो उनके अगेंस्ट में है, प्री ट्रायल इंजंक्शंस के बिल्कुल अगेंस्ट में है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। The Supreme Court cautions against the frequent use of pre-trial injunctions due to their potential to stifle journalistic freedom and public criticism, बिल्कुल करेक्ट है। The Supreme Court has a neutral stance, न्यूट्रल नहीं है, उनका अगेंस्ट में है, वो उन्होंने बोला है, बाकी कोर्ट्स को भी उन्होंने चेतावनी दी है, तो केवल 2 इज करेक्ट, ओनली 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। According to the passage, which of the following principles does the Supreme Court suggest should guide the issuance of injunctions in defamation suits? बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कही है जिनके तहत, जिनकी गाइडेंस लेकर ही आगे कोई भी डिफेमेशन केस के अंदर इंजंक्शन अगर देना हो, अंतरिम रोक देनी हो, तो वो दी जा सकती है। An injunction should only be granted if there is no possible defense for the publication during the trial। का बोला ना कि अगर कोर्ट को लगता है कि आगे कोई भी ऐसा तथ्य नहीं आ सकता जो इसकी डिफेंस कर सके कि भाई हाँ ये पब्लिकेशन होना चाहिए, ये पब्लिश होना चाहिए, उसको डिफेंस कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके, कोर्ट को लगता है कि वाकई में यहाँ पे डिफेमेशन हो रहा है, तभी आप ये अंतरिम रोक दे सकते हैं। तो करेक्ट है। An injunction can be issued on plaintiff's fear of defamatory statement being repeated। बोल रहे हैं कि केवल जो याचिका करता है उनका डर है कि भाई मेरे बदनामी हो जाएगी और लोग इस बात को बार बार दोहराएंगे, तो केवल इस डर के बेसिस पे आप उनको अंतरिम रोक लगा सकते हैं? नहीं ना, उन्होंने मना किया ना, केवल किसी के डर के बेसिस पे हम जर्नलिस्टिक राइट ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पब्लिक्स राइट टू नो, इनको हनन नहीं कर सकते। सो ये इनकरेक्ट हो गया। An injunction is justified whenever the court deems the content potentially harmful to public interest। इस केस में भी नहीं लगाया जा सकता कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये कंटेंट हार्मफुल है, पब्लिक को नहीं जानना चाहिए, अगर जनता जानेगी तो उनका नुकसान हो जाएगा। जनता का जानने का अधिकार है, नुकसान होगा फायदा होगा जनता खुद सोचेगी। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, यानी कि केवल ऑप्शन 1, ओनली 1 ए इज करेक्ट। A number which is used to divide another number। देखो 4 divided by 2 ऐसे डिवाइड करते हैं, जो बेसिक है डिवीजन का मेथड। वैसे तो ये सिंपल ऐसे भी काट सकते हो, ज्यादा जानते हैं जो लोग, हम लोग बड़े हो गए तो, लेकिन बचपन में कैसे सीखा था? 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आ गया, बच गया 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया जिससे डिवाइड करते हैं? डिवाइजर। और ये क्या हो गया? रिमाइंडर। ठीक है, तो जिस नंबर से डिवाइड किया जाना है वो क्या होता है? डिवाइजर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डिविजिबल, जो विभाजित हो सके। ठीक है, कोशेंट, कोशेंट यानी कि ये जो है भागफल, ये क्या है? कोशेंट। और रिमाइंडर, रिमाइंडर जो बच गया, बचा यहाँ पे क्या? 0 बच गया। अगर यही 5 होता डिवाइडेड बाय 2 तो क्या बचता? 2 2 जा 4 और बच गया 1, तो ये 1 क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ये क्या है? क्वेश्चन। ये क्या है? डिवाइजर। और ये क्या है? डिविजिबल, डिविडेंड। ठीक है, सो ऑप्शन डी डिवाइजर इज करेक्ट। टू कट समवन सम स्लैक, कट मी अ स्लैक मतलब कि मेरी ज्यादा स्ट्रिक्टली मेरे ऊपर मत वो करना, ज्यादा स्ट्रिक्टली मेरे ऊपर नियम वगैरह मत लगाना, मेरे को ज्यादा स्ट्रिक्टली मैनेज करने की जरूरत मत करना, जरूरत मत समझना, मेरे को थोड़ा सा छूट दे देना। कट मी सम स्लैक यार,
कट मी सम स्लैक। तो आप आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मेरे से ज्यादा अब तू सीनियर बन गया, मेरे ऊपर ज्यादा रोब मत झाड़ना, मैं तेरा दोस्त हूँ, वैसे थोड़ा मेरे को रियायत दे देना। अवॉइड टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स टिल द वेरी एंड, यानी कि जब तक अंत नहीं हो जाए, अंत तक प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करना। टू गेट द कन्वर्सेशन गोइंग, बातचीत को जारी रखना। टू क्रिटिसाइज समवन वेरी स्ट्रिक्टली, कि किसी की बड़ी घोर निंदा करना। टू मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली, टू नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली और क्रिटिकली, कि किसी को ज्यादा आप थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं, इनकी थोड़ी बहुत गलतियां आप नजरअंदाज करते हैं। आपका कोई फ्रेंड है, आप टीम लीड बन गया, आपका फ्रेंड भी उसी टीम का हिस्सा है, तो आप उसकी थोड़ी बहुत गलतियां नजरअंदाज कर रहे हैं। दैट मीन्स टू मैनेज समवन वेरी नॉट वेरी स्ट्रिक्टली और क्रिटिकली, टू कट समवन सम स्लैक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Our trainer asked for dash on her for the next informative session. हमारे ट्रेनर ने बोला कि अगले इंफॉर्मेशन सेशन के लिए आप उसके ऊपर क्या करें, चेजिंग रेनबोज। चेजिंग रेनबोज मतलब रेनबोज का अनुपलब्ध लक्ष्यों का पीछा करें। बीइंग अराउंड द बेंड, यानी कि पागल हो जाए। ऑल आईज एंड ईयर्स, यानी कि पूरा ध्यान दें, उसके ऊपर पूरा ध्यान दें। तो जाहिर सी बात है आपके टीचर ये बोलेंगे ध्यान दे के इस लेक्चर को सुनना। सो ऑल आईज एंड ईयर्स। गोइंग बनानास, यानी कि बड़ा ही उत्तेजित हो जाना, एक्साइटेड हो जाना, तो यहाँ पे ये भी नहीं है करेक्ट। सो क्या है, ऑल आईज एंड ईयर्स, यानी कि बहुत ज्यादा ध्यान देना। चिल्ड्रन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें देखना है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की स्पेलिंग करेक्ट है। बिलो द एज of 14 were not allowed to participate. पार्टिसिपेट की स्पेलिंग करेक्ट है, इनकरेक्ट है? पार्टिसिपेट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। क्या होता है, PARTICIPATE, यही होता है पार्टिसिपेट की स्पेलिंग। तो ऑप्शन बी पार्टिसिपेट इज करेक्ट बिकॉज द स्पेलिंग आर इनकरेक्ट। आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब मैं अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लूंगा, आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, तो मैं एक एस्ट्रोनॉट्स की टीम ज्वाइन करूंगा। एंड प्रिपेयरिंग टू एम्बार्क ऑन अ मिशन टू मार्स, और हम जाएंगे एक मिशन टू मार्स जो है उसके ऊपर काम करने लगेंगे, वहां जाएंगे। तो यहाँ पे आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग जो लिखा है, ये किस फॉर्म में लिखा है, ये लिखा है कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में, ठीक है, लेकिन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। लेकिन यहाँ पे देखो एंड के बाद क्या लिखा है, एंड प्रिपेयरिंग, तो हमें सिंपल में चाहिए क्या लिखेंगे, आई विल बी ज्वाइनिंग, हैव बीन नहीं आएगा, आई विल बी ज्वाइनिंग अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एंड प्रिपेयरिंग टू एम्बार्क ऑन अ मिशन टू मार्स। यानी कि आपको एंड से पहले वाला जो स्टेटमेंट और एंड के बाद वाला जो स्टेटमेंट वो सेम टेंस में रखना है, राइट। मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी, ट्रेन का ट्रेनिंग खत्म होएगी, तो ज्वाइन का ज्वाइनिंग करूंगा और प्रिपेयर का प्रिपेयरिंग होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा एरर, आई विल हैव बीन की बजाय क्या आएगा, आई विल बी ज्वाइनिंग अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर, पहले उसको अच्छा लग रहा था, बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर बैड, लेकिन चीजें जो है वो खराब होती गई। जब हम थिंग्स टुक अ टर्न बोलते हैं तो ये क्या होता है, ये एक किस्म से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। अब चीजें बद से बदतर होगी, बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द वर्स्ट, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो क्या हो जाएगा, थिंग्स टुक अ टर्न फॉर वर्स्ट, ना कि बैड। और ज्यादा खराब हो गई, बद से बदतर हो गई, यानी कि वर्स्ट। वर्स्ट ऑप्शन ए में आ रहा है। अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द वर्स्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है दुख के भेष में सुख, यानी कि आप कुछ गलत सोच रहे थे कि अरे इतना बुरा हो गया, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ अच्छा हो आपके लिए छुपा हुआ, ठीक है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, समथिंग दैट सीम्स गुड बट इज हार्मफुल फॉर यू, इनकरेक्ट। समथिंग दैट सीम्स बैड बट प्रोवाइड सम बेनिफिट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ब्रेक मतलब किसी चीज को तोड़ना, इसका एंटोनिम क्या होगा, किसी चीज को जोड़ना। डिवाइड, डिवाइड मतलब बांटना। मेंड, बोल रहे हैं इसको आपने मेंड कर दिया, टेबल टूट गया तो उसको आपने मेंड कर दिया, यानी कि रिपेयर कर दिया, ठीक कर दिया। सो बी इज करेक्ट। स्प्लिट, दो हिस्सों में तोड़ना। ब्रीच मतलब किसी का उल्लंघन करना, किसी चीज को तोड़ना। सो यहाँ पे ऑप्शन बी मेंड इज करेक्ट। अ प्लेस ऑफ बरियल, जिस जगह पे किसी को दफनाया जाता है, मृत व्यक्तियों को दफनाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, सिमेट्री। क्या बोला जाता है, सिमेट्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिल्डिंग, कोई भी ढांचा,
कंक्रीट से बना हुआ, ईंट बजरी रेते से बना हुआ ढांचा हो गया बिल्डिंग। लेबोरेटरी, जहां पे हम कोई प्रयोग करते हैं, लैब्स, उसको बोला जाता है लेबोरेटरी। ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी होता है जो तारों को जांच पड़ताल करते हैं ना लोग टेलीस्कोप्स वगैरह लगा के, तो वो जिस ऊंचा सा प्लेटफॉर्म होता है, ऊंची सी जगह होती है, उसको बोला जाता है ऑब्जर्वेटरी। फोर्थ कमिंग मतलब आगामी, आने वाली, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा? लार्ज, बहुत बड़ा। एक्सटेंसिव, अगेन बड़ा, ठीक है, व्यापक। एडवेंचरस मतलब काफी साहसिक, और पास्ट मतलब बीता हुआ। तो आने वाला और बीता हुआ क्या हो गया? एंटोनिम हो गए। आने वाले का विपरीत क्या हो गया? बीता हुआ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई विल सेलिब्रेटिंग, जब विल के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो बीच में क्या आएगा? विल बी सेलिब्रेटिंग, ठीक है। बी आएगा जो कि क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। आई विल बी सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर एट माई ओल्ड रेजिडेंस एज यूजुअल, मैं अपने पुराने घर में ही सेलिब्रेट करूंगा जो न्यू ईयर है, जैसे मैं अक्सर करता हूं। आई विल बी सेलिब्रेटिंग, अगर इसके बजाय हम ये भी लिखते हैं आई विल सेलिब्रेट न्यू ईयर एट माई ओल्ड रेजिडेंस एज यूजुअल, तो वो स्टेटमेंट भी करेक्ट होएगा, ठीक है। तो विल के साथ में एरर है। आई विल बी सेलिब्रेटिंग या आई विल सेलिब्रेट, दोनों करेक्ट होंगे। आई विल बी सेलिब्रेटिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why don't you throw this paper on the dustbin? आप डस्टबिन के ऊपर फेंकते हैं। ऑन मतलब उसके ऊपर फेंकेंगे या आप डस्टबिन के अंदर फेंकेंगे कागज को? तो डस्टबिन इन द डस्टबिन, नॉट ऑन द डस्टबिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बीट अराउंड द बुश यानी कि डायरेक्ट मुद्दे पे नहीं आना, उसके इर्द गिर्द जलेबियां घुमाते रहना, आसपास की सारी उधर उधर की बातें कर रहना, लेकिन मुद्दे पे नहीं आना आपने, ठीक है। सो टू बी परसिस्टेंट एंड परसुइंग योर गोल, अपने लक्ष्य की तरफ प्राप्ति के लिए एकदम परसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंट रहना, ये तो इनकरेक्ट हो गया। टू बी इम्पेशेंट एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, कि आप बड़े ही बेचैन हैं, आपका बड़ा एकदम से गुस्सा हो जाता है, आप ज्यादा वेट नहीं कर सकते, पेशेंस नहीं है आप में, तो ये इनकरेक्ट हो गया। टू बी डायरेक्ट एंड फॉर्मल, इनकरेक्ट। टू अवॉइड एड्रेसिंग अ टॉपिक करेक्टली, यानी कि आप सीधे मुद्दे पे नहीं आ रहे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हर स्टोरीज पेड डैश टू हर मदर, अब उसकी जो कहानियां हैं वो उसकी माँ को ट्रिब्यूट पे करती हैं। ट्रिब्यूट यानी कि श्रद्धांजलि, तो श्रद्धांजलि को और क्या बोला जाता है? फ्रस्ट्रेशन, भड़ास निकालती हैं। सेंटहुड, संतों वाला रूप प्रदान करती हैं। एब्सोल्यूटनेस, एब्सोल्यूटनेस यानी कि पूर्णता प्रदान करती हैं। होमेज, होमेज यानी कि सम्मान, आदर, ट्रिब्यूट, ठीक है। सो ऑप्शन डी होमेज इज करेक्ट। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा मैत्रीपूर्ण, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? फ्रेंडली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्राउड मतलब बहुत ही ज्यादा गर्वित। जेनरस यानी कि बहुत ही ज्यादा उदार, और हार्श मतलब बहुत ही ज्यादा कठोर। सो यहाँ पे ऑप्शन ए फ्रेंडली इज करेक्ट। Once there was a boy who became bored when he watched over the village sheep. So ये वही वुल्फ वाली कहानी है, ठीक है। एक बार एक लड़का था जो अक्सर भेड़े चराने जाता था, विलेज शीप्स यानी कि गांव के लोगों की भेड़े चराता था, ऑन दी हिल साइड। अब शीप्स क्या करती हैं? जो भी घास चरते हैं, घास चरने वाले जो भी जानवर होते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है घास चरने की, इसको क्या बोला जाता है? ग्रेजिंग। क्या बोला जाता है? ग्रेजिंग, ठीक है। इस प्रक्रिया को, घास चरने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? ग्रेजिंग। तो वंस एक बार एक लड़का था जो बोर हो जाता था जब भी वो गांव की भेड़ों को घास चराने हिल साइड पे लेके जाता था। टू एंटरटेन हिमसेल्फ, अपने आप का मनोरंजन करने के लिए, ही सैंग आउट, वो जोर जोर से बोलने लगा, वुल्फ वुल्फ, द वुल्फ इज चेजिंग द शीप, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया भेड़ियों को खा गया, जल्दी आ जाओ, भेड़िया आ गया। When the villagers heard the cry, जब villagers ने उसकी आवाज शोर चिल्लाना सुना, they came dash the hill to drive the wolf away, तो भागते हुए आए होंगे, तो भागते हुए आए वो wolf की तरफ और wolf को भगाने के लिए। But when they arrived, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे, they saw no wolf, उनको कोई wolf नहीं दिखाई दिया। The boy was amused when seeing their angry faces, उसको बड़ा मजा आया उनके गुस्से वाले चेहरे देखने का। लेकिन उन्होंने क्या बोला? डोंट स्क्रीम वुल्फ बॉय वार्न द विलेजर्स व्हेन देयर इज नो वुल्फ, लेकिन उन्होंने उसको चेतावनी दी, उसको वार्निंग दी कि जब अगर भेड़िया नहीं है तो भेड़िया भेड़िया मत चिल्लाओ।
दे एंग्रीली वेंट बैक डाउन द हिल। अब यहाँ पे डाउन नीचे उतर के गए, तो जब ऊपर आए थे केम रनिंग अप होगा, ऊपर आए तभी नीचे उतर के गए, तो वेंट डाउन द हिल, वो वापस घर अपनी पहाड़ी से नीचे उतर गए। Later, the shepherd boy cried out once again. फिर बाद में और किसी दिन फिर से वो जोरों से चिल्लाने लगा, wolf, wolf, the wolf is chasing the sheep. फिर से वो यही चीज करने लगा। फिर villagers आए। When the villagers came, they saw there was no wolf. They said strictly. फिर उन्होंने फिर से देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं था। उन्होंने बड़े उनको स्ट्रिक्टली कठोरता से कहा, save your dash cry for when there is really a wolf. अपनी ये जो डरने वाली आवाजें हैं, चीखें हैं, ये तब के लिए संभाल के रखो अगर असल में वुल्फ आ गया। और जब तक मत बोलो, नहीं तो असल में वुल्फ आएगा तो कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा। डोंट क्राई वुल्फ व्हेन देयर इज नो वुल्फ। ऐसे वुल्फ वुल्फ मत चिल्लाओ अगर कोई वुल्फ नहीं है तो। लेटर द बॉय सॉ अ रियल वुल्फ। फिर बाद में उसको असल में एक वुल्फ दिखाई दिया, स्नीकिंग अराउंड हिज फ्लॉक्स, जो उसकी भेड़ों के झुंड को क्या बोलते थे, फ्लॉक। तो उसकी भेड़ों के झुंड के आसपास में वो घूम रहा था, मंडरा रहा था, छुप छुप के घूम रहा था। अलार्म्ड, एकदम से उसको चिंता होगी, है ना, सतर्क हो गया वो। ही जम्प्ड ऑन हिज फीट, वो एकदम से खड़ा हुआ। क्राइड आउट एज लाउड एज ही कुड, और जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से चिल्लाने लगा, वुल्फ वुल्फ। लेकिन क्या हुआ, गांव वालों को लगा कि ये फिर से हमें उल्लू बना रहा है। बट द विलेजर्स थॉट ही वाज डैश देम अगेन। अब उल्लू बनाने को क्या बोलते हैं, फूल, फूलिंग देम अगेन। एंड सो दे डिडंट कम टू हेल्प, और इसलिए वो उसको मदद करने के लिए नहीं आए। एट सनसेट, फिर जब शाम हो गई, द विलेजर्स वेंट लुकिंग फॉर द बॉय हु हैडंट रिटर्न्ड विद देयर शीप। तो गांव वाले उस लड़के को ढूंढने लगे क्योंकि वो अभी तक उनकी भेड़ें लेकर नहीं आया। When they went up the hill, जब वो वापस पहाड़ी की तरफ गए, they found him dash as all the sheep were dead. वो क्या कर रहा था, उनने उसको कैसे पाया, रोते हुए पाया, बिलखते हुए पाया, बीमार पाया, घायल पाया, किसी भी स्थिति में पाया, क्योंकि सारी sheep जो है वो मर चुकी थी। Once there was a boy who became bored when he watched over the village sheep dash on the hillside. तो village sheep क्या हंस रही थी hillside पे, वहां पे उनको पाया जा रहा था या उनको असिस्ट किया जा रहा था, या वो ग्रेज कर रही थी। तो वो घास चर रहे थे ना, घास चरने को क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। To entertain himself, he sang out, "Wolf, wolf, the wolf is chasing the sheep." When the villagers heard the cry, they came dash the hill. Driving, वो गाड़ियां लेकर आए। Walking down, तो पहाड़ी के ऊपर आए ना। Running down में नहीं आएगा, running up, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। They saw there was no wolf. They said strictly, "Save your dash cry." Frightened, डरी हुई चीखें, तो डरी हुई है। Laughable मतलब हंसने वाली चीखें। Funny मतलब अगेन हंसने वाली। और muffled मतलब फुसफुसाने वाली चीखें। तो चीखें तो फुसफुसाने वाली नहीं हो सकती, कौन सी हो सकती है, डरी वाली, डर वाली। ठीक है, सो ऑप्शन ए फ्राइटेंड चीखें अपनी तब तक के लिए बचा के रखो जब असल में वुल्फ आ जाए। Alarmed, he jumped on his feet and cried out as loud as he could, "Wolf, wolf!" But the villagers thought he was dash them again, fooling them. उल्लू बना रहा था उनका। Questioning them, उनसे सवाल पूछ रहा था। Fighting, उनसे लड़ रहा था। Seeing, उनको देख रहा था। तो obviously fooling, उनको बुद्धू बना रहा था। यही लगा गाँव वालों को कि भाई फिर से हमारा उल्लू बना रहा है। When they went up the hill, they found him singing. वो गाना गा रहा था क्योंकि उसकी भेड़ें मर चुकी थी। वो बड़ा खुश था कि उनकी भेड़ें मर चुकी थी। वो बड़ा नाच रहा था क्योंकि उनकी भेड़ें मर चुकी थी, या वो बड़ा रो रहा था क्योंकि उनकी भेड़ें मर चुकी थी। So weeping, ऑप्शन डी रोना इज करेक्ट। That's all, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।